गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम आपको आरओ का आने वाला एग्ज़ाम, पीसीएस और पेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन के तौर पर कुछ न्यूज़ देंगे जो मिक्स होंगी, लगभग लास्ट 6 मंथ्स की होंगी। तो हम उसी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सिलेक्टिव न्यूज़ हैं, इनमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिन्हें आप अगर ठीक से समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, तो पहली न्यूज़ हम लेते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 100% जो आरक्षण दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। न्यूज़ पहले समझ लीजिए कि 100% आरक्षण की व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया। ठीक है, तो 100% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई थी ये समझने वाला है। झारखंड का जो एरिया है, झारखंड में कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया था। अनुसूचित क्षेत्र हम जानते हैं हमारे संविधान के तहत घोषित किए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है। इसके बारे में हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, भाग 5 और भाग 6 में। ठीक है, तो वो अनुसूचित क्षेत्र जो एरियाज होते हैं, इनमें खासकर ट्राइबल्स रहते हैं या ऐसे लोग जो भारत की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग। तो इन्हें 13 लगभग ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और उनमें झारखंड राज्य ने 2016 में एक अध्यादेश जारी किया था और 2016 में इस अध्यादेश के माध्यम से इन्हें जो नौकरियां थी उनमें 100% का आरक्षण दे दिया था। ठीक है, तो झारखंड का जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसी ने इसका कहा था ये भेदभावकारी डिसीजन है जो संविधान के अनुसार नहीं है, उसने इसे निरस्त कर दिया था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे निरस्त कर दिया है। तो शायद न्यूज आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्या आपको रिकॉल करा दें कि 100% का रिजर्वेशन झारखंड राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और ये कहा है कि ये संविधान के अधीन नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहली न्यूज़ है वो कवर कर दी। अब मैं सेकंड न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। सेकंड न्यूज़ आप समझे, आपने सुना होगा कि 8वीं बार नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने शपथ ली। ठीक है, तो पहले तो इनका क्रम याद रखना है कि 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। एक्चुअली 2020 में बिहार में चुनाव हुए थे विधानसभा के। ठीक, उसमें भाजपा और नीतीश कुमार जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उसे हम जेडीयू बोलते हैं, जेडीयू, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके बाद फिर इन्होंने सरकार बनाई। ठीक है, इन बहुमत इन्हें मिला, दोनों लोगों के गठबंधन को, फिर वहाँ पे सरकार बनी। ठीक, तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि बिहार में अब किसकी सरकार है और अब कौन मुख्यमंत्री है। तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार ही बने हैं 8वीं बार, हमने बताया। लेकिन अब भाजपा के साथ गठबंधन को इन्होंने तोड़ दिया और एक महागठबंधन नाम से उस समय चुनाव में लड़ा गया था, जिसमें कई पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। जैसे उसमें कांग्रेस ने भी सम्मिलित हुई थी, उसमें लेफ्ट की सीपीआई पार्टी थी वो भी सम्मिलित हुई थी, जेडीयू, एक आरजेडी पार्टी बिहार में बहुत मुख्य है, वो उसने सम्मिलित हुई थी। तो आरजेडी ने सबसे ज़्यादा सीटें भी अगर इंडिविजुअली देखें तो उसी को मिली थी 79। ठीक है, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। तो नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है उसने इस महागठबंधन के साथ गठबंधन किया हुआ है और तब वो मुख्यमंत्री के पद की उन्होंने शपथ ली है। तो हमें पहली तो बात यही समझनी है कि मुख्यमंत्री इस समय भी बिहार के जो सीएम हैं वो नीतीश कुमार ही, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ का अगर पूछ दे कि गवर्नर कौन है तो गवर्नर फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान। तीसरा हमसे पूछा जा सकता है कि उसकी विधानसभा में नंबर ऑफ सीट टोटल कितनी है, तो 243 होती है। लेकिन अगर करंट में इफेक्टिव नंबर पूछा जाए, प्रभावी संख्या हमसे पूछी जाए तो 242 है। एक्चुअली राजद आरजेडी पार्टी का एक सदस्य अयोग्य घोषित हुआ है। ठीक है, हम देखेंगे कैसे अयोग्य घोषित होते हैं, वो जब आगे न्यूज आएगी अयोग्यता से रिलेटेड कभी, तो उसमें देखेंगे। इस समय अगर हम बहुमत के लिए देखें तो आप इसका 50% बहुमत चाहिए होता तो आप कहेंगे 1 to 1 + 1, 50% से अधिक, यानी 122 जरूरत था। लेकिन ये आरजेडी और मतलब जेडीयू ने जो महागठबंधन के साथ गठबंधन किया है, इनके पास इस समय 164 सीटें हैं, तो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। तो मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, बहुमत के लिए कितनी जरूरत थी, और पहले जब इन्होंने सरकार बनाई थी तब इनके पास 125 सीटें हुआ करती थी।
ठीक है, जब भाजपा के साथ इनका गठबंधन था। तो हमारे लिए इतने पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम तीसरी न्यूज की ओर बढ़ते हैं, और तीसरी न्यूज अगर हम देखते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है वो मध्य प्रदेश में चल रही है, उसके बारे में हमें कुछ समझना है। फ्लोटिंग सोलर परियोजना, पहला तो यही पूछा जाएगा कि ये कहां है। इसे हम पीपीए नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पावर मैनेजमेंट कंपनी एक एजेंसी है, उसने इस चीज को किया है। तो हमें पहली बात ये समझना, फ्लोटिंग सोलर परियोजना, तो हमने पहले स्टेट बता दिया कि मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में भी पूछा जाए तो किस जिला में है, तो जिले का नाम है खंडवा। पहली पॉइंट तो यह समझना है कि खंडवा एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां पर 3 संयंत्र थर्मल पावर लगे हैं, मतलब 3 तरीके की, थर्मल भी, हाइडल भी और सोलर भी। यानी हमें पता है कि थर्मल टेम्परेचर के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, जल के द्वारा करते हैं हाइडल, मतलब उसे हम हाइडल बोलते हैं या हाइड्रो बोलते हैं, और सोलर के द्वारा करते हैं, और कम से कम 4000 मेगावाट की एनर्जी को उत्पादित करेगा। एक तो ये समझना है कि खंडवा जिला इंपॉर्टेंट हो गया, पहला हो गया। और ये दुनिया की, जैसे मध्य प्रदेश में है सोलर पहली परियोजना, और दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है सोलर फ्लोटिंग परियोजना, अगर या फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहें तो दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है। तो इतनी बात है, ये तीसरी न्यूज हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपको बताई। इसी तरीके से एक अगर आप देखें, बिहार से संबंधित एक न्यूज है, लंगत सिंह कॉलेज है एक, लंगत सिंह कॉलेज, यहां पर एक वेधशाला बनाई गई थी 1916 में। बिहार का ये है लंगत सिंह कॉलेज, 1916 में। उसे यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया है। ये लगभग अगर हम देखें तो 106 वर्ष पुरानी वेधशाला ये, 106 ईयर्स मतलब पहले बनी थी। इसके उपकरण हम लोग इंग्लैंड से लेकर आए थे। अगर पूछ दिया जाए कि इसके उपकरण कहां से लेकर आए थे, तो इंग्लैंड से। तो हमें क्या क्या याद रखना है, लंगत सिंह कॉलेज की वेधशाला को यूनेस्को की श्रेणी में रखा गया है, जो 106 वर्ष पुरानी है, 1916 में स्थापित हुई थी, और इसके उपकरण हम इंग्लैंड से लेकर आए थे। केवल इतनी ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक योजना बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है जिसका नाम है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना, इसे समझना। पहली बात तो ये है क्या, ये ऐसे वर्कर्स के लिए है जो हाथ से मैला ढोते हैं, हाथ से मैला ढोते, मैला। तो क्या आपको समझना है, हाथ से मैला ढोने वालों के लिए कहते हैं कि उनकी मौत की संख्या, इसका टारगेट है कि हम शून्य कर दें। मौत की संख्या कैसे शून्य कर देंगे, पहले तो ये समझिए। तो कहते हैं कि कोई भी हाथ से मैला नहीं ढोएगा। हालांकि ये कानून हमने 1993 में ही पारित कर दिया था कि हाथ से मैला ढोना जो है वो अपराध है, 1993 का कानून है। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत केस ऐसे सामने आए हैं, जैसे एक आंकड़ा है कि 2017 से 2021 तक 52 लोगों की मृत्यु हुई है हाथ से मैला ढोने के चक्कर में। ठीक, फिर एक सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि कुछ ही ऐसे पर्टिकुलर कास्ट हैं जो इस काम में संलिप्त पाई जाती हैं। सरकार का उद्देश्य इससे है कि उन्हें हम रोजगार के दूसरे विकल्प उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि नमस्ते योजना किससे संबंधित है, हमने बता दिया। उन लोगों की मौत की संख्या को शून्य करना है जो हाथ से मैला ढोते हैं। ठीक, दूसरी हमसे पूछा जा सकता है कि ये किस मंत्रालय ने या किस विभाग ने स्टार्ट किया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे स्टार्ट किया है। अगर हम बात करते हैं नमस्ते योजना की, नमस्ते योजना तो क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। दूसरी अगर हमसे पॉइंट ये से पूछ लेते हैं कि कभी कभी की स्वच्छता किस सूची का विषय है। आपको पता है संविधान में 3 सूचियां होती हैं, एक संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, एक राज्य सूची होती है जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, और एक समवर्ती सूची होती है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विषय समान है तो केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाती है। तो जो स्वच्छता है या सैनिटेशन है वो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट में रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि राज्यों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है, राज्य इसे इंप्लीमेंट करेंगे कि कैसे कैसे इसे उन्हें इंप्लीमेंट करना है। ठीक,
तो हमने आपको सिंपल सी 5 न्यूज़ बताई हैं, छोटे छोटे वीडियो में हम रिवीजन कराना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे अगली वीडियो में आपको मिलेगा।